देखिए, आज मैं फिजिक्स क्लास 12 सेकेंड यूनिट में चैप्टर 3 के अंतर्गत किरचॉफ के नियम पढ़ाऊंगा। ठीक है, किरचॉफ के नियम। तो वैज्ञानिक किरचॉफ ने विद्युत परिपथों को सरल करने के लिए निम्न 2 नियम प्रतिपादित किए थे, जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। ठीक है, तो पहला नियम पढ़ते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के नियम। ठीक है, किरचॉफ के निम्न 2 नियम हैं। प्रथम नियम आवेश से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए, किसी भी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि कोई भी विद्युत परिपथ की संधि है, वहां पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है। अब उस संधि पर धाराएं आ भी सकती हैं और उस संधि से दूर भी जा सकती हैं। यानी कुछ इस प्रकार से मान लीजिएगा कि जे कोई संधि है, इस संधि पर बहुत सारी विद्युत धाराएं मिल रहे हैं। ठीक है, ये संधि है जिसका नाम है O। कुछ धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं। मान लीजिए I1 धारा संधि की तरफ आ रही है, I2 धारा भी संधि की तरफ आ रही है, I3 धारा संधि से दूर जा रही है, I4 संधि की तरफ आ रही है, I5 संधि से दूर जा रही है और I6 भी संधि से दूर जा रही है। तो इस संधि पर जो 6 धाराएं मिल रही हैं। कुछ धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं और कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उनको हम धनात्मक लेते हैं और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उनको ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उनको क्या लिखते हैं, धनात्मक, और जो संधि से दूर जाती हैं उनको ऋणात्मक। ठीक है, तब ये नियम क्या बनेगा, तब इस नियमानुसार क्या हो जाएगा, I1 प्लस की होगी, I2 प्लस की होगी, I3 माइनस की होगी, I4 प्लस का होगा, I5 माइनस का, I6 माइनस का, और सभी का योग कितना होगा, 0। क्योंकि जो धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं उनको मैंने धनात्मक लिया है, जो संधि से दूर जा रहे हैं उनको ऋणात्मक। ठीक है, जितने भी जो माइनस के उनको उस साइड ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर I3 प्लस I5 और प्लस I6। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, हम इसको लिख दे रहे हैं, अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है।
योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जितनी धाराएं संधि पर आती हैं उतनी धारा संधि से दूर जाती हैं। संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि संधि पर जितना आवेश आता है उतना ही आवेश संधि से दूर जाता है। संधि पर किसी प्रकार के आवेश का कोई लॉस नहीं होता। तो इसको हम ये बोल सकते हैं, अर्थात नीचे और लिख सकते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में जो पॉइंट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब लिखेंगे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है किरचॉफ का द्वितीय। दूसरा किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम हम लिखेंगे। देखिए द्वितीय नियम क्या होता है, पहले मैं इसको लिख दे रहा हूं। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल का मतलब मैं अभी आपको समझा रहा हूं। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में बहने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बल मतलब है कि जब कोई भी सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी आपको। उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। यहाँ आई का मतलब है बहने वाली विद्युत धारा और आर का मतलब है प्रतिरोध और ई का मतलब है विद्युत वाहक और सिग्मा का मतलब आप जानते ही हैं योग। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में बहने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम चित्र की सहायता से समझते हैं। ठीक है, तो मैं एक चित्र बना रहा हूं, क्या होता है इसका मतलब। मान लीजिएगा कि ये हमारा कोई विद्युत परिपथ है, मैं बना रहा हूं। जी मैंने एक चित्र बना दिया। ये बैटरी है, ये माइनस ये प्लस जिसका विद्युत वाहक बल है E1। ये बैटरी माइनस प्लस जिसका विद्युत वाहक बल E2। ये प्रतिरोध है R1, ये प्रतिरोध R2 और ये प्रतिरोध
इस बैटरी से जो विद्युत धारा बह रही है वो है I1, प्लस से माइनस की तरफ जाती है, तो I1 विद्युत धारा इससे होकर ऐसे जाएगी। इस बैटरी से बहने वाली विद्युत धारा I2, तो I2 विद्युत धारा ऐसे जाएगी। देखिए इधर से जो I1 आ रही है, इधर से I2 आ रही है, ये दोनों इस बिंदु पर आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जब ये जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2। जी I1 प्लस I2 विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी इस प्रतिरोध से होकर, और या I2 इधर चली जाएगी इसमें और I1 इधर। समझ गए ना? ठीक है, तो मैं इसको नाम भी दे दे रहा हूं पूरे परिपथ को, जैसे जे है A, B, ये C, D, E नाम दे रहे हैं। E विद्युत वाहकबल होता है, तो मैं E को हटा दे रहा हूं। यदि आप E नाम भी देना चाहें तो दे सकते हैं, F और G। ठीक है, जी जो विद्युत परिपथ है इसमें दो बंद जाल है, एक बंद जाल तो जे हो गया, बंद जे वाला, ठीक है, और दूसरा बंद जाल जे हो गया। बंद जाल का मतलब होता है कि जहां से हम शुरू होते हैं लौट कर वहीं पर जाए, वो पूरा परिपथ बंद हो, जैसे A, B, C, D, A, या हम इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। दूसरा बंद जाल है D, C, G, F, D में। ठीक है, देखिए इस जाल में विद्युत धारा ऐसे जा रही है, तो मैं इसमें लूप को बना देना ऐसे। दूसरे जाल में, ठीक है, तो ये दो बंद जाल बन गए। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में, अब किरचॉफ का नियम पहले हम इस बंद जाल में लगाएंगे और फिर इस बंद जाल में लगाएंगे। क्लियर? तो देखिए एक चीज और ध्यान रखना, जब हम बंद जाल में किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो यदि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेंगे। ठीक है, जैसे हम A से B पर गए तो हम क्या है, धारा की दिशा में हैं, तो यहाँ पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक होगा। धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं तो विद्युत वाहकबल धनात्मक होता है। जैसे इस बैटरी का जो विद्युत वाहकबल है, यदि हम A से B तरफ जा रहे हैं तो इसको प्लस के E1 लिखेंगे, और यदि B से A की तरफ आ रहे हैं तो इसको माइनस के E1 लिखेंगे, क्योंकि धारा की दिशा बदल जाएगी। तो मैं इस बात को लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक तथा धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार धारा की दिशा में विद्युत वाहक बल धनात्मक तथा धारा की विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लेते, ऋणात्मक लेती है। ठीक है, तो धारा की दिशा में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेंगे, धारा की विपरीत दिशा में ऋणात्मक। इसी प्रकार धारा की दिशा में जो बैटरी का विद्युत वाहक बल है उसको धनात्मक, और धारा की विपरीत दिशा में उसको ऋणात्मक। ठीक है, चलिए इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम बंद जाल ले रहे हैं, हम पहले इस वाले बंद जाल को ले रहे हैं। ठीक है, चाहे तो हम ऐसे ले सकते हैं, चाहे तो इसके अपोजिट भी ले सकते हैं। मैं ऐसे ले रहा हूं, ऐसे सही लगेगा, A B C D A। ठीक है, तो देखिए बंद जाल
ए बी सी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। तो देखिए हम इस पे किरचॉफ का द्वितीय, तो देखिए जब इस बंद जाल में हम चलेंगे तो पहले ए से बी पे जाएंगे, फिर बी से सी, फिर सी से डी और फिर डी से ए। तो इसमें जो चारों भुजाएं हैं तो चारों भुजाओं में हम देखेंगे कि धारा क्या है, प्रतिरोध क्या है, और उनका गुणा करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम ए से बी पर जा रहे हैं, तो ए बी भुजा में बहने वाली धारा कितनी है, I1, और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, R1। क्योंकि द्वितीय नियम क्या होता है किरचॉफ का, जो होता है, दोबारा मैं लिख दे रहा हूं, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। इसका मतलब है कि धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग, और इसका मतलब है उस जाल में विद्युत वाहक बलों का योग। तो पहले हम जे ज्ञात कर रहे हैं, तो हम जे देखेंगे कि उसमें धारा क्या है, प्रतिरोध क्या है। तो देखिए पहले हम ए से बी पर गए, ए बी, तो बहने वाली धारा क्या है हमारी, I1, संगत प्रतिरोध R1। हम धारा की दिशा में गए इसलिए जी कैसा होगा, प्लस का होगा। ठीक है, फिर हम बी से सी पर जाएंगे, तो BC में बहने वाली धारा क्या होगी, जी होगी I1। तो बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी यहाँ पर, I1। इस भुजा में भी बहने वाली धारा क्या होगी, यहाँ पर भी I1 होगी, लेकिन इस भुजा में प्रतिरोध कुछ लगा नहीं है, तो प्रतिरोध कितना होगा, 0। तो क्या हो जाएगा, I1 इंटू 0, धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए प्लस, I1 इंटू 0। अब हम ये तो ये बी से सी पर आ गए, अब सी से डी पर, तो सी डी भुजा में बहने वाली धारा क्या है, I2। संगत प्रतिरोध क्या है, R2, क्योंकि I और R के गुणा करते जाए। जब सी से डी पर आ रहे हैं तो हम धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब हम कहां पर पहुंच गए, डी पर पहुंच गए, तो डी से ए पर जाना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इस भुजा में, यही है डायरेक्शन। देखिए जी इधर से जी I1 आई थी, यहाँ पर जी I2 आई, जी I1 प्लस I2 ऐसे आएगी, यहाँ I2 यहाँ तक आएगी, फिर I2 इधर चली जाएगी, I1 इधर जाएगी। तो इस भुजा में भी जो बहने वाली धारा क्या होगी, I1 होगी। तो इस भुजा में बहने वाली धारा होगी I1, और यहाँ पर प्रतिरोध कुछ नहीं लगा है, तो प्रतिरोध हो जाएगा 0। तो क्या बन जाएगा, I1 इंटू 0, और धारा की दिशा में इसलिए प्लस का लिया, बराबर। तो देखिए पूरे परिपथ में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग। अब क्या करेंगे, उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम बैटरियों को देखेंगे। तो देखिए ए बी भुजा में कौन सी बैटरी लगी है, ये लगी है, इसका विद्युत वाहक बल क्या है, E1। तो जो हो गया E1। हम धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए ये कैसा होगा, प्लस का। ये से बी पर पहुंचे, बी से सी के बीच में कोई बैटरी नहीं है, तो 0 मान लिया जाएगा। सी से डी के बीच में एक बैटरी लगी है, कौन सी लगी है, E2। लेकिन हम धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हैं इसलिए इसको लेंगे माइनस के E2। यहाँ पर आ गए, जब यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो बीच में कोई बैटरी नहीं, तो 0 हो जाएगा। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा I1 R1, ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस के I2 R2, ये भी 0 हो जाएगा, बराबर E1 माइनस के E2। ये समीकरण है। तो ये हमने पहले इस बंद जाल पे हमने अप्लाई करा। अब दूसरा बंद जाल एक और है जी, तो इसी प्रकार इसमें ले लें, तो लिखेंगे इसी प्रकार बंद जाल DCGFD में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, इधर ही लिख दो, द्वितीय नियम से। तो देखिए हम द्वितीय नियम लगाएंगे इसमें। देखिए हम क्या करेंगे, पहले डी से सी पर जाएंगे, तो बहने वाली धारा I2, संगत प्रतिरोध R2, तो क्या हो जाएगा, I2 R2। हम धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए प्लस का होगा। ठीक है, अब सी से डी पर जाएंगे,
तो देखिए बहने वाली धारा इसमें कितनी हो जाएगी, इधर से जो I1 आ रही है, इधर से I2, तो इस भुजा में हो जाएगी कितनी, I1 प्लस I2, और जी I1 प्लस I2 ऐसे आएगी। तो इस भुजा में धारा कितनी होगी, I1 प्लस I2, क्योंकि I2 इधर से आ रही है और I1 इधर से आ रही है, तो जी हो जाएगी I1 प्लस I2। तो देखिए बहने वाली धारा तो हो गई I1 प्लस I2, और यहाँ पर प्रतिरोध कितना जुड़ा है, 0, कोई प्रतिरोध नहीं है तो 0। तो हम यहाँ पर आ गए, अब यहाँ से यहाँ पर आ रहे G से F पर, तो बहने वाली धारा कितनी हो गई, I1 प्लस I2 और संगत प्रतिरोध R3, तो जो हो जाएगा I1 प्लस I2 और संगत प्रतिरोध R3। हम धारा की दिशा में आए इसलिए प्लस करेंगे, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसमें बहने वाली धारा वही है I1 प्लस I2, क्योंकि वही धारा आ रही है पूरी, तो जो हो जाएगा I1 प्लस I2 और संगत प्रतिरोध यहाँ भी कितना है, 0, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा है। अब क्या करेंगे, बराबर, ठीक। अब देखेंगे इस पूरे में विद्युत वाहक, ये तो भैया हमने इतना किया है, अब इसको देखेंगे। तो देखिए इस यहाँ से फिर चलेंगे वैसे ही, तो सिर्फ इस भुजा में जुड़ी है एक बैटरी, इस बैटरी का विद्युत वाहक कितना है, E2। हम धारा की दिशा में गए इसलिए प्लस का होगा, बाकी यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है, इसमें कोई बैटरी नहीं है, इसमें कोई बैटरी नहीं है, तो सिर्फ इतना ही आएगा। इसको और सॉल्व कर दूं तो I2 R2 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस I1 प्लस I2 R3 ये 0 हो गया, और जे भी 0 ही हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, E2। ये समीकरण नंबर। समीकरण यदि 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ से हमें I1 और I2 के मान प्राप्त हो जाए, ठीक है। लेकिन ये मान न्यूमेरिकल वैल्यू हमें कब प्राप्त होंगी, जब बैटरियों के जो विद्युत वाहक वाले हैं वो न्यूमेरिकल हो, संख्यात्मक हो, प्रतिरोध के मान भी संख्यात्मक हो, तो I1 और I2 के मान हमें संख्यात्मक ज्ञात हो जाएंगे। तो इन दोनों समीकरण की सहायता से I1 व I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 की सहायता से I1 व I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं, ठीक है, ठीक। चलो अब हमारी एक चीज और रह गई, वो ये है कि इसमें जो बैटरी है उससे जितनी विद्युत ऊर्जा इस सर्किट को प्रोवाइड की जाती है, उस विद्युत ऊर्जा का किसी भी प्रकार से कोई ह्रास नहीं होता है, इसलिए यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दे रहा हूं, यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुकूल है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम तो क्या था, आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुकूल, और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुकूल, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन खत्म, ठीक। अगला प्रश्न, तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये कोई परिपथ हमें दिया गया है, अब इसमें x की वैल्यू हमें बताना है। तो देखिए इधर से इसमें 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 7 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ पर जो 9 एम्पियर हो गया है, तो इधर से 7 जे आ रहा है, 2 एम्पियर इधर से आ रहा होगा, तो यहाँ पर जी कितना हो जाएगा, जी 2 एम्पियर इधर से आ रहा है इसमें, ठीक है। जे यहाँ पर 2 एम्पियर हो गया है, इसका मतलब 1 एम्पियर यहाँ से आ रहा होगा, ए का मतलब यहाँ पर एम्पियर, ठीक। अब देखिए एक संधि जे बन गई, तो यहाँ पर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लागू करेंगे कि संधि पर आने वाली विद्युत धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। तो देखिए ये धारा इस संधि की तरफ आ रही है 9 एम्पियर, तो जो जाए 9, जो 2 एम्पियर की भी संधि की ओर आ रही है तो प्लस के 2,
जी x एम्पियर की धारा संधि से दूर जा रही है तो जी माइनस का हो जाएगा और सभी का योग कितना होगा 0। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 माइनस के x बराबर 0 या x बराबर कितना आ जाएगा 11 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह हमारा x का मान कितना आ जाएगा 11 एम्पियर। ठीक है, तो जी किरचॉफ का प्रथम नियम का उपयोग करके हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब आता है हम किरचॉफ के द्वितीय नियम के आधार पर। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जी मान लीजिएगा कि कोई विद्युत परिपथ है जिसमें जी प्रतिरोध लगे हुए हैं। ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 2 ओम का प्रतिरोध है और ये भी 2 ओम का। ये इसको नाम दे रहा हूं ए, इसको बी और इसको सी। यहां पर इसमें एक बैटरी जोड़ दी है, ये कुंजी लगी हुई है के। ये जो बैटरी है इस बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। हमारा क्वेश्चन ये है कि चित्र की सहायता से विभिन्न प्रतिरोधों से बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा बैटरी से ली गई कुल धारा भी ज्ञात कीजिए। बैटरी से ली गई कुल धारा भी ज्ञात कीजिए। यानी कि टोटल बैटरी से कितनी धारा ली गई, समझ गए ना। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इसमें दो आंसर निकालने हैं। एक आंसर तो ये है कि इस बैटरी से टोटल बहने वाली धारा कितनी है और दूसरा ये बताना है कि इन प्रतिरोधों से होकर कितनी कितनी धारा बह रही है। ठीक है, तो पहले इसमें हमें कुल धारा ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक, फिर हम बता पाएंगे कि भिन्न भिन्न प्रतिरोधों से कितनी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो प्रतिरोध जुड़े हैं वो किस क्रम में जुड़े हैं। समझ गए ना इस बात को। देखिए, प्रतिरोधों का क्रम देखने के लिए हम ये समझते हैं कि जिन जिन प्रतिरोधों में विद्युत धारा समान प्रवाहित हो रही है, मतलब जिन प्रतिरोधों में विद्युत धारा उभयनिष्ठ है, वे सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। वे सभी प्रतिरोध कैसे क्रम में जुड़े होंगे? श्रेणी क्रम में। और जिनमें असमान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वे सभी समांतर क्रम में जुड़े होंगे। तो हम समझ रहे हैं कि देखिए यहाँ से जो इस बैटरी से जो प्लस से विद्युत धारा निकल रही है, आई धारा जो निकल रही है, वो ए बिंदु पे जाके 2 भागों में बट जा रही है। कुछ धारा तो इधर जा रही है और कुछ धारा जा रही है इधर। मैं समझता हूं कि इधर में जो धारा जा रही है वो जा रही है I1 और इधर में जो जा रही है वो I2। तो देखिए जो I1 विद्युत धारा जा रही है वो 2 ओम के प्रतिरोध में जाएगी, C बिंदु से फिर आएगी इस पे, इस 2 ओम से उपज जाएगी और यहाँ पर B बिंदु पर आके मिल जाएगी। इधर से I2 आ जाएगी, इधर से I1 आ जाएगी, टोटल धारा हो जाएगी। तो जो I1 धारा इस प्रतिरोध से होकर जाएगी और वही I1 इस प्रतिरोध से। तो इसका मतलब ये दोनों प्रतिरोध कैसे क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं AC और BC के बीच जुड़े प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनका तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है R डैश बराबर R1 प्लस R2 यानी कि 2 प्लस 2। तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा? 4 ओम। ठीक है, तो इन दोनों प्रतिरोधों का एक तुल्य प्रतिरोध आ चुका है, कितना? 4 ओम।
अब ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये दो प्रतिरोध न जुड़कर एक ही प्रतिरोध जुड़ा है जिसका मान है 4। ऐसे समझ लो ये दो न जुड़कर, ये दो को मैं साफ कर दूं, यहाँ पर एक ही प्रतिरोध जुड़ा है जिसका मान कितना आ गया 4। दो प्रतिरोध न जुड़कर एक ही प्रतिरोध, ठीक है। समझ लो कि जी मैंने दोनों साफ कर दिए, ठीक है। एक्चुअल में साफ कर नहीं रहा। तो देखिए अब यहाँ से जो विद्युत धारा जा रही है वो कुछ विद्युत धारा इधर जाएगी और कुछ इधर से जाएगी, तो इन दोनों से होकर जा रही है और दोनों में भटके जा रही है। तो भटके जा रही है तो दोनों में अलग अलग विद्युत धारा जा रही होगी, क्योंकि दोनों प्रतिरोध असमान है। तो ये विद्युत धारा दोनों में बट रही है, इसका मतलब ये दोनों कैसे क्रम में होंगे, समांतर क्रम में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल दें आर डैश, इसको मैं आर डैश बोल रहा हूं, ठीक है। आर डैश तथा ए बी के बीच जुड़े प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े, जिनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो क्या होता है समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r। तो 1/r डैश, तो r डैश की जगह तो आ गया 4 और प्लस 1/2, यानी एक प्रतिरोध जी और दूसरा जी। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका इसमें भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर बना। इसका इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर बना। तो ये आ जाएगा 1/r बराबर 3/4। भाग दे दे, उल्टा कर दे सॉरी, तो r बराबर आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो ये हमारे r की वैल्यू आ गई, यानी पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया। चाहे तो हम भाग भी दे सकते हैं, मैं अभी भाग दे नहीं रहा, ठीक है। इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब देखिए इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध इतना आ गया। परिपथ के अंदर 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, यानी V बराबर हो गया 6। तो हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि I बराबर होता है V/R, ठीक है। तो मैं इधर कर रहा हूं, इसलिए परिपथ में बहने वाली कुल धारा, परिपथ में बहने वाली कुल धारा I बराबर क्या होता है V/R, ओम के नियम से। तो I बराबर V का मान कितना दिया हमें 6 वोल्ट दिया है 6, और R का मान कितना आ गया 4/3। बटे के नीचे बटे पलट जाएगा, तो 6 3/4। देखिए 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, 3 तरह के 9 और भाग देंगे तो जा जाएगा 4.5 एम्पियर। यानी इस बैटरी से बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी 4.5 एम्पियर। बैटरी से ली गई कुल विद्युत धारा कितनी होगी 4.5 एम्पियर। क्लियर। तो एक मान तो निकल के आ गया, बैटरी से ली गई कुल धारा इतनी है। अब हमें बताना है कि इतनी धारा में से इधर कितनी धारा जा रही थी और इधर कितनी धारा जा रही थी। मैं अब साफ कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमें किरचॉफ का नियम लगाना पड़ेगा। तो देखिए मैं चित्र तो हमें जरूरत पड़ेगी, ये साफ कर दे रहा हूं। देखिए लिख दे रहा हूं, माना AC और BC, AC और CV लिख दूं ज्यादा सही रहेगा। CV से बहने वाली धारा I1 तथा AB से बहने वाली धारा
I2 है, तब किरचॉफ के द्वितीय नियम से ठीक है, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ये पूरा बंद जाल है, चाहे तो हम ऐसे चलें चाहे ऐसे चलें। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है कि बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। देखिए इसका मतलब हम ए से सी की तरफ चल रहे हैं, तो एसी में बहने वाली धारा कितनी, I1, संगत प्रतिरोध 2, तो क्या हो जाएगा I1 × 2। हम धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए धनात्मक। ए से सी पर पहुंच गए, अब सी से बी पर, तो बहने वाली धारा क्या होगी, वही होगी I1 ही। तो बहने वाली धारा I1, संगत प्रतिरोध 2। ठीक है, हम देखिए ये धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, यहाँ भी यही I1 आएगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत, धारा की दिशा में इसलिए प्लस ला। तो ए से यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ से आ गए, अब यहाँ से बी से ए की तरफ आ गए, तो बहने वाली धारा कितनी, I2, संगत प्रतिरोध 2, लेकिन धारा की विपरीत दिशा, तो माइनस के I2 × 2 बराबर। अब इसमें देखें विद्युत वाहक बल क्या जुड़े हैं, तो विद्युत वाहक बल कुछ भी नहीं जुड़ा है, इनके बीच में कोई बैटरी नहीं जुड़ी है, तो विद्युत वाहक बल कितना होगा, 0। इसको सॉल्व कर दें तो 2I1 और प्लस के 2I1 और माइनस के 2I2 बराबर 0। ये कितना हो जाए, 4I1 माइनस के 2I2 बराबर 0। 2 से भाग दे दें पूरे में, तो ये आ जाएगा 2I1 माइनस के I2 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। क्लियर? ठीक, चलिए एक चीज और समझ लीजिएगा। एक चीज हमें मालूम है तो वो हम लिख सकते हैं, परंतु देखिए यहां से कितनी धारा गई थी, I, और यही धारा क्या है, 2 भागों में बट चुकी है, तो I1 प्लस I2 बराबर क्या होगा, I, क्योंकि I धारा ही यहां से 2 भागों में बट चुकी है, तो I1 प्लस I2 बराबर I, तो I1 प्लस I2 बराबर I, और I का मान कितना आ चुका है, 4.5। जे I की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। जे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर दें, जैसे हम 10वीं में पढ़ते थे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए समीकरण 1 लिख दिया, I1 और माइनस I2 बराबर 2, 0 सॉरी, और जो हो जाएगा I1 प्लस I2 बराबर 4.5। ये दोनों समीकरण लिख दिए मैंने। ठीक है, क्या करते हैं, घटाने पर तो क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3I1 बराबर 4.5, तो I1 बराबर 4.5 अपॉन, भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार जाएगा, 0.5, 1.5 है। समझ गए ना, कितना आ जाएगा, 1.5 एम्पियर। तो इन दोनों प्रतिरोधों से होकर बहने वाली धारा कितनी होगी, 1.5 एम्पियर। अब ये 1.5 आ गई और टोटल कितनी है, 4.5, तो इस प्रतिरोध से होकर जाने वाली कितनी होगी, 3 एम्पियर। ठीक है, तो लेकिन हम ये वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दे रहा हूं, I1 का मान समीकरण 2 में रख दो, I1 का मान किसी में भी रख दो, समीकरण 2 में रख दो, तो 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, I1 का तो मान ही रख रहे हैं, तो 1.5 प्लस I2 बराबर 4. तो यहाँ से I2 बराबर कितना आ जाएगा, 4.5 माइनस 1. तो I2 बराबर आ जाएगा कितनी, 3.0 यानी कि 3 है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि विभिन्न प्रतिरोधों से होकर कितनी कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी।
AC और BC के बीच में जुड़े प्रतिरोधों से 1.5 एम्पियर और AB के बीच जुड़े प्रतिरोध से होकर 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो। ठीक है, चित्र में P और Q के बीच विभवांतर किरचॉफ के नियम की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें विभवांतर ज्ञात करना है, तो V बराबर होता है IR। तो I का मान तो वैसे जे है हमारे पास, R का मान हम यहाँ से चाहे तो ज्ञात कर सकते थे, जैसे ये 3 प्रतिरोध कैसे क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते, तो तुल्य प्रतिरोध आ जाता तो हम इसका विभवांतर ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमें किरचॉफ के नियम की सहायता से ज्ञात करना है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। किरचॉफ के नियम की सहायता से मान लीजिए यहाँ से जो 2 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर। तो जब P बिंदु पर जाके 2 भागों में बट जाएगी, कुछ इधर जाएगी I1 और कुछ इधर जाएगी, इसको मैं I2 मान। P और Q के बीच निकालना है, तो देखिए यहाँ से P से विद्युत धारा इधर से I1 गई है, इस प्रतिरोध से, इस प्रतिरोध से, इस प्रतिरोध से, इससे, और Q पे जी बाहर होगी। इधर से जो I2 धारा जा रही है 4 ओम से, वो यहाँ से बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम मान ले रहे हैं कि माना 1 ओम, 2 ओम तथा 3 ओम से बहने वाली धारा I1 तथा 4 ओम से बहने वाली धारा I2 है। तब बिंदु P पर किरचॉफ के प्रथम नियम से तो इस संधि पर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। प्रथम नियम क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक। तो देखिए 2 एम्पियर की धारा संधि की तरफ आ रही है, तो प्लस की होगी। I1 एम्पियर दूर जा रही है और I2 एम्पियर दूर जा रही है, तो ये माइनस। तो I1 माइनस I2 और बराबर कितना होता है, 100। I1 I2 को उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में, तो I1 प्लस I2 बराबर 2। समीकरण नंबर। अब देखिए जो पूरा एक बंद जाल है, बंद जाल में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम आप जानते हैं क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में बहने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग उस जाल में उपस्थित विद्युत भागफलों के योग के बराबर। तो देखिए बंद जाल में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, बंद जाल में किरचॉफ के द्वितीय नियम से तो देखिए हम यहां से ही शुरू कर रहे हैं। बहने वाली धारा I1 संगत प्रतिरोध 1 हो, तो I1 गुणित 1, हम धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए प्लस करते हैं। I1 प्लस 2 चल जाए I1 इंटू बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध 2। फिर यहां से इधर आएंगे, बहने वाली धारा I1 संगत प्रतिरोध 3। ठीक है, यहां तक आ गए। अब इधर आएंगे तो बहने वाली धारा I2 संगत प्रतिरोध 4 हो, हम धारा की विपरीत दिशा में, तो माइनस की I2 इंटू 4 और बराबर, कोई बैटरी नहीं लगी है तो विद्युत भागफल कितना हो जाएगा, 0। देखिए बहने वाली धारा संगत प्रतिरोध, तो I1 इंटू 1, बहने वाली धारा I1 इंटू 2, बहने वाली धारा I1 इंटू 3, यहाँ से बहने वाली धारा I2 और इंटू 4, यहाँ से विपरीत दिशा में आती है क्योंकि धारा यहाँ पर निकलनी है बाहर Q पर, क्योंकि P और Q के बीच ही ज्ञात करना। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस 2I1 प्लस 3I1 और माइनस के 4I2 बराबर 0। I1 2I1 3I1 कितना हो जाएगा, 6I1 माइनस के 4I2 बराबर 0। 2 से भाग दे दो तो 3I1 माइनस के 2I2
बराबर 0। समीकरण नंबर, समीकरण 1 और 2 को हल करें तो I1 और I2 के मान आ जाएंगे। मैं समीकरण 1 और 2 को हल कर रहा हूं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, I1 प्लस I2 बराबर 2। समीकरण 2 क्या है, 3I1 माइनस के 2I2 बराबर 0। गुणांक समान कर लें तो समीकरण 1 में क्या करते हैं, 2 का गुणा कर दें या 3 का भी कर सकते हैं। मैं 2 का ही कर दे रहा हूँ। तो देखिए 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2I1 प्लस 2I2 बराबर 4। 3I1 माइनस के 2I2 बराबर 0। ठीक है, इसमें मैंने 2 से गुणा कर दिया इस समीकरण। देखिए ये तो क्या है, समान है, क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। ये कितना बचेगा, 5I1 बराबर 4। भाग दे दें तो I1 बराबर 4/5। I1 बराबर यदि भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.8 एम्पियर। समझ गए। तो I1 का मान कितना आ गया, मतलब 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम से बहने वाली धारा कितनी आएगी, 0.8। ठीक है, ये I1 का मान हम किसी एक समीकरण में रख दें तो I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, I1 का मान है 0.8 और प्लस I2 बराबर 2। तो I2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0.8। घटाएंगे तो कितना बचेगा, I2 बराबर 1.2। ठीक है, तो 4 ओम के प्रतिरोध से बहने वाली विद्युत धारा कितनी आ गई, 1.2 एम्पियर। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो विभवांतर अब हम ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए P और Q के बीच विभवांतर, क्या होता है, V बराबर RI। ठीक है, देखिए मैं इस तरह से ज्ञात कर रहा हूँ, P और Q के बीच में JS है। तो क्या हो जाएगा, V बराबर RI। तो R की जगह तो कितना है, 4, ऐसे लिख दो चाहो तो RI की जगह कितना हो जाएगा, इधर से बहने वाली धारा I2 है ना, तो V बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 की, सॉरी R की वैल्यू 4 और I2 की वैल्यू 1.2। तो V बराबर आ जाएगा 4.8 वोल्ट। तो ये तो हमने क्या किया, ऐसे में निकाल दिया इस तरह से। यदि हम इधर से निकालें विभवांतर, ऐसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि P और Q के बीच में J प्रतिरोध और ये तीनों मिला के आपस में समांतर क्रम, J प्रतिरोध और ये तीनों को मिला दें तो ये समांतर क्रम है। अभी देखिए ये तीनों कैसे क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम क्या होता है, सीधा सीधा। तो क्या हो जाएगा, R बराबर 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए V बराबर RI1, R का मान कितना है 6, I1 की वैल्यू 0.8। तो V बराबर कितना आ जाएगा, तब भी 4.8 वोल्ट। ठीक है, तो आप ऐसे ही निकाल देना या ऐसे निकाल दे, कोई एक निकाल सकते। तो मैं समझता हूँ ये जानना सही है। ठीक है, तो हम किरचॉफ के नियम की सहायता से P और Q के बीच विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। ओके।